एक लड़का अचानक अपनी आंखें खोलता है और खुद को जंगल के बीचों बीच पाता है। उसके शरीर को देखकर साफ लगता है मानो वो अभी अभी जन्मा हो। न उसके पास कपड़े हैं न कोई याददाश्त। उसे ये तक नहीं पता कि वो कौन है, कहां से आया और अब कहां जाएगा। कुछ देर जंगल में भटकने के बाद वो एक शहर में पहुंचता है। वहाँ लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह बिना कपड़ों के था। शहर की चीजों को वो ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। जल्दी ही पुलिस उसे पकड़ लेती है और डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है। आरोप यही कि वह बिना कपड़ों के सार्वजनिक जगह पर घूम रहा था। पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो वो उनकी भाषा तक नहीं समझ पाता, न ही अपना नाम बता पाता। मजबूरन पुलिस उसका नाम रख देती है काइल। इसके बाद उसका मेडिकल टेस्ट होता है और वहीं सामने आती हैं दो चौंकाने वाली बातें। पहली, उसके पेट पर नाभि ही नहीं है और दूसरी, उसका शरीर बिल्कुल परफेक्ट है, न झुर्रियां न कोई दाग धब्बा। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाता है। रिपोर्ट आने तक काइल को खाने के लिए डाइनिंग हॉल भेजा जाता है, लेकिन उसे खाना खाना ही नहीं आता। वो सामने बैठा एक लड़के की नकल करके खाने की कोशिश करता है। तभी वही लड़का समझता है कि काइल उसका मजाक उड़ा रहा है और उससे लड़ने पर उतारू हो जाता है। डॉक्टर बीच बचाव करते हैं, लेकिन बाद में ग्राउंड में वही लड़का काइल को मुक्का मार देता है। काइल नीचे गिर जाता है और अजीब बिहेव करने लगता है, जिससे गार्ड और स्टाफ परेशान हो जाते हैं। फिर बुलाया जाता है सेंटर के साइकियाट्रिस्ट निकोल को। निकोल काइल से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तब वो उसे स्केच बनाने के लिए कहती है। काइल बिल्कुल पेंटर जैसी परफेक्शन के साथ एक कपल का स्केच बना देता है, वही कपल जिसे उसने जंगल में देखा था। यही से निकोल को शक होता है कि काइल के साथ कोई गहरा राज जुड़ा हुआ है। उसे लगता है शायद किसी हादसे के कारण उसकी याददाश्त चली गई है। सच जानने के लिए वो काइल को अपने घर ले जाती है, लेकिन घर पहुंचकर उसकी बेटी लॉरी काइल को देखकर हैरान रह जाती है। वो तुरंत अपनी माँ से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तब निकोल समझाती है कि ये काइल है और कुछ दिन उनके साथ ही रहेगा। काइल मानो किसी दूसरी ही दुनिया में जी रहा हो। अगर उसे कोई चीज समझा दी जाए तो वो बार बार वही काम करता रहता है। घर में लॉरी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसका पूरा मन अपने बॉयफ्रेंड से बात करने में लगा रहता है। एक दिन काइल घर से बाहर निकलता है और उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है। बिना सोचे समझे वो उसके पीछे चल पड़ता है। तितली का पीछा करते हुए वो पड़ोस के एक घर तक पहुंचता है, जहां से पियानो की धुन सुनाई दे रही थी। वहाँ अंदर अमांडा बैठी पियानो बजा रही थी। जैसे ही काइल उस संगीत को सुनता है, उसकी आंखों में अचानक आंसू आ जाते हैं। उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब अमांडा मुड़कर उसकी ओर देखती है तो काइल घबरा जाता है और तुरंत भागकर अपने घर लौटकर बाथरूम में छुप जाता है। तभी उसी समय लॉरी का भाई जोस वहाँ आता है। वो एक एडल्ट मैगजीन लेकर बैठा था और उसे पूरी तरह उसी में डूबा हुआ था। उसे ये पता ही नहीं था कि उसी बाथरूम में काइल भी मौजूद है। जैसे ही उसकी नजर काइल पर पड़ती है, घबराहट में उसकी मैगजीन गिर जाती है, जिसे उसकी माँ निकोल देख लेती है। निकोल गुस्से में जोश को डांटती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ी थी अमांडा और उसकी माँ। वो शिकायत करती है कि तुम्हारा मेहमान बिना पूछे हमारे घर में घुस आया था, इसे समझा कर रखो। लेकिन अमांडा की माँ की बातों के बीच अमांडा और काइल की आंखें एक दूसरे में खोई हुई थी। साफ दिख रहा था कि दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण है। आखिरकार उसकी माँ अमांडा को वहाँ से ले जाती है। उस रात जब निकोल का पति स्टीफन घर लौटता है तो निकोल उसे काइल से मिलवाती है और बताती है कि ये कुछ दिनों तक उनके घर में रहेगा। डिनर टेबल पर सब साथ बैठे होते हैं। तभी काइल पहली बार बोलता है, लेकिन उसके मुंह से निकले शब्द सबको हैरान कर देते हैं। दरअसल उसने वही गालियाँ दोहराई जो डिटेंशन सेंटर के लड़कों से सीखी थी। इतना ही नहीं, उसने लॉरी और उसके बॉयफ्रेंड की बातचीत भी हूबहू दोहराई, जिसमें लॉरी ने घर से भागने की बात कही थी। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है और लॉरी और जोस दोनों काइल पर भड़क जाते हैं। अगली सुबह जब जोस होमवर्क कर रहा होता है तो वो मजाक में काइल से सवाल पूछता है, लेकिन काइल बिना हिचकिचाए हर सवाल का सही जवाब दे देता है। ये देख निकोल और जोस दोनों दंग रह जाते हैं। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि काइल न तो बेवकूफ है और न ही पागल, बल्कि उसके भीतर कुछ असाधारण क्षमता है। और जब उसका IQ टेस्ट होता है तो रिजल्ट सबको हैरान में डाल देता है। काइल का IQ 400 से भी ऊपर था। डॉक्टर्स ने अब उस पर ज्यादा टेस्ट करने का डिसाइड किया। जब उन्होंने काइल का MRI किया तो एक शॉकिंग बात सामने आई। उसका ब्रेन एक नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था। उसकी ब्रेन एक्टिविटी इतनी फास्ट थी कि डॉक्टर्स को डाउट होने लगा, या तो वो कोई एलियन है या फिर एक मशीन जैसे रोबोट। खैर रात को
जब निकोल काइल को घर लाई तो उसने जोश को बोला कि अपना रूम काइल के साथ शेयर करे। ये बात जोश को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब जब सब रात को सो रहे होते हैं, काइल देखता है कि लॉरी चुपके से घर के गेट से बाहर जा रही है। क्यूरियस होके वो भी उसके पीछे निकल पड़ता है। पता चलता है कि लोरी एक पार्टी में गई है। पार्टी का एटमॉस्फेयर देखकर काइल भी वहाँ मिक्स हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। एक ऑफिसर लोरी को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है। तब काइल उसके बीच आ जाता है। उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है और उसके मुंह से सांप जैसी आवाज निकलती है। ये देख के लोग हंसने लगते हैं। जब ऑफिसर काइल को हैंडकफ्स लगाने आता है तो काइल इजीली अपनी हाथ हटा लेता है। ऑफिसर गुस्से में आके उसे मारने की कोशिश करता है, पर काइल बड़े आराम से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखकर ऑफिसर खुद थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है और बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। इसके बाद काइल लॉरी को सेफली घर वापस ले आता है। नेक्स्ट डे काइल डिसाइड करता है कि उसे अपने मिस्टेक सुधारनी है। धीरे धीरे वो फैमिली का ट्रस्ट जीतना शुरू करता है। सबसे पहले वो स्टेफन का कंप्यूटर रिपेयर करता है और उन डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर देता है जो स्टेफन महीनों से वापस लाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो जोश का रूम क्लीन करता है और उसके लिए एक नई मैगजीन भी ले आता है। ये देखकर जोश भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे काम करके काइल ने धीरे धीरे इस फैमिली का दिल जीत लिया। निकोल ये सोचती है कि जब तक काइल का पास्ट का पता नहीं चलता तब तक उसे टेम्पोररी अडॉप्ट कर लेती हूँ। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि काइल को रातों को नींद ही नहीं आती। उसका बिहेवियर और भी स्ट्रेंज होता जा रहा था। जो भी चीज हाथ लगती, चाहे कच्ची हो या पक्की, वो उसे खाने लगता। एक दिन जब काइल यार्ड में था तो एक बैंड से कोई आदमी उसे ऑब्जर्व कर रहा था। शुरू में काइल ने इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसने नोटिस किया कि वो आदमी हर जगह उस पर नजर रखता है। ये क्लियर था किसी न किसी को काइल पर नजर है। बाद में निकोल काइल को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर के लिए सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि काइल की बॉडी अंदर से बिल्कुल नहीं लग रही थी, जैसे उसने कभी जिंदगी में चोट खाई ही ना हो। साथ ही उसका IQ अब नॉर्मल लेवल पर हाई था। डॉक्टर ने उसे स्लीपिंग पिल्स दी, पर उसके बावजूद काइल को रात भर एक पल की भी नींद नहीं आई। स्टेफन को लगा कि शायद काइल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, इसलिए सुबह वो उसे रनिंग पर ले गया। स्टेफन पहले एक रनर था, उसे लगता था कि वो काइल को इजीली थका देगा, लेकिन रिजल्ट उल्टा निकलता है। स्टेफन खुद थक जाता है, पर काइल ओलंपिक रनर के स्पीड से भागता रहता है। वापस आके स्टेफन निकोल से कहता है, मुझे नहीं लगता काइल नॉर्मल इंसान है, तुम इसे वहीं छोड़ आओ जहाँ से तुम इसे लाई थी। ये बात काइल सुन लेता है और दिल से हर्ट होकर घर से भाग जाता है। स्टेफन उसे ढूंढता रहता है लेकिन नहीं मिलता। तब निकोल को काइल के बनाए कुछ स्केच मिलते हैं, जिनमें एक जगह का स्केच भी था। निकोल उस जगह को पहचानती है और टॉर्च लेकर फैमिली वहाँ जाती है। वहाँ उन्हें काइल मिल जाता है। वो आसमान के तारों को देख रहा था। वापस आके स्टेफन काइल से सॉरी बोलता है। थोड़ी देर बाद काइल एक रेडियो देख लेता है जिसमें से आवाज आ रही थी। उस साउंड को सुन के उसे पहली बार जिंदगी में नींद आती है। अगली सुबह निकोल को पुलिस का कॉल आता है। पुलिस बताती है कि जहाँ काइल मिला था वहीं एक डेड बॉडी का कंकाल भी मिला। उनका शक था कि शायद काइल एक किलर हो। एजेंट टेलर काइल से बात करना चाहता था, पर निकोल बात टाल देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइल टीवी देखने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल वीक होते हैं। वो बिना सोचे सीधा छत पर चढ़ जाता है और एंटीना सही कर देता है। जब नीचे आता है तो बिना डरे सीधा छत से जंप मार देता है। ये सीन अमांडा देख लेती हैं। शॉक्ड होकर वो अपनी कार एक डस्टबिन से टकरा देती हैं, लेकिन अगले ही सेकंड काइल उसके सामने आ जाता है, बिल्कुल बिना चोट के। अमांडा के लिए ये चीज एकदम अनबिलीवेबल थी। उसकी माँ, जो पहले ही काइल से इरिटेट थी, कार देखकर और गुस्सा हो जाती है और अमांडा को डांटने लगती है। तभी काइल आगे बढ़कर कहता है, इसमें अमांडा की गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। ये सुनकर अमांडा की माँ चुप हो जाती है। रात को स्टेफन घर आता है और निकोल को बताता है। पुलिस को एक और शॉकिंग बात पता चली है। जिस दिन काइल मिला था उस दिन एक आदमी भी गायब हो गया था और ये सब बातें एक अननोन पर्सन किसी स्पीकर के थ्रू सीक्रेटली सुन रहा होता है। सुबह निकोल हाउस क्लीनिंग कर रही होती है, तब उसे काइल के और स्केचेस मिलते हैं। जब उन्हें अरेंज करती है तो एक स्ट्रेंज सिंबल बन जाता है, वही सिंबल जो क्राइम सीन पर मिला था। अब क्लियर हो गया कि काइल का इस केस से कोई कनेक्शन है। इधर अमांडा ने लाइफ गार्ड की जॉब ले ली थी। काइल जो उसे पसंद करता था, उसे इम्प्रेस करने के लिए पानी में जंप कर देता है, लेकिन वो खुद ही डूबने लगता है। टाइम पर अमांडा उससे बचा लेती है। लोग ये देख के काइल पर हंसने लगते
लगते हैं। शाम को अमांडा काइल के घर उसकी हालत देखने आती है, पर उसके रूम में जाके पता चलता है कि काइल वहाँ है ही नहीं। उसके स्केचेस देखती है और उनमें से बहुत सारे स्केचेस उसके अपने ही होते हैं। अमांडा को समझ आता है कि काइल शायद उसके लिए कुछ फील करता है। खैर अगले दिन पूल में अमांडा काइल को तैरना सिखाती है। कुछ असाधारण टिप्स देने के बाद काइल अचानक ही किसी माहिर स्विमर की तरह तैरने लगता है। ये देखकर अमांडा भी दंग रह जाती है। इसके बाद वो काइल को अपने पास बुलाती है और कहती है कि कल उसके माता पिता घर पर नहीं होंगे, इसलिए अगर उसे समय मिले तो वो उसके घर आ जाए, क्योंकि उसे काइल को कुछ दिखाना है। अगले दिन जब काइल अमांडा के घर पहुंचता है तो अमांडा उसे अपने पिता द्वारा बनाई गई कुछ चित्रकारी दिखाती है। हैरानी की बात यह थी कि अमांडा के पिता की बनाई तस्वीरें और काइल की बनाई तस्वीरें एक दूसरे से बहुत मेल खाती थी। अब काइल ये सोचता है कि वो अमांडा के लिए यूनिक गिफ्ट बनाएगा। वो अमांडा के पिता और अपने हुनर को जोड़कर एक सुंदर चित्र बनाता है। अब बस उसे साहस जुटाकर ये चित्र अमांडा को देना था। रात को काइल जोस के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ अमांडा भी आने वाली थी, लेकिन जैसे ही अमांडा आती है काइल की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। ये देखकर काइल का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो अमांडा के लिए बनाया गया चित्र फेंक देता है। उस रात उसे नींद भी नहीं आती। अगले दिन निकोल काइल से कहती है कि उसने अपने एक फ्रेंड को बुलाया है जो हिप्नोटाइज के जरिए उसके पुरानी यादों को जानने की कोशिश करेगा। काइल इसके लिए तैयार हो जाता है। प्रोसेस शुरू होता है और हिप्नोटाइज के दौरान काइल को एक रात का सीन याद आता है। उसमें दो लोग झगड़ रहे थे। उनमें से एक वही इंसान था जो लगातार काइल पर निगरानी रख रहा था, जिसका नाम था टॉम फोर्स। काइल देखता है कि टॉम बंदूक उठाकर दूसरे इंसान को गोली मार देता है। डर के मारे काइल उसका नाम पुकारता है टॉम। ये सुनकर निकोल चौंक जाते हैं। वो बताती है कि जब वो पुलिस स्टेशन गई थी तब उसने यही नाम सुना था। दरअसल टॉम हाल ही में इस शहर में आया नया अधिकारी था। अब निकोल के मन में कई सवाल उठने लगते हैं। वो काइल से कहती है कि तुमने जो भी देखा है उसका पिक्चर बनाओ। काइल सावधानी से वैसा ही पिक्चर बना देता है। उन पिक्चरों में से एक पिक्चर उसी इंसान का था जिसे टॉम ने गोली मारी थी। उसका नाम था फ्रेडमैन। फ्रेडमैन एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक था और वो मानव स्मृति का बड़ा विशेषज्ञ था। अब ये साफ हो गया कि जंगल में से जो हड्डियां मिली थी वे फ्रेडमैन की ही थी। अब सवाल ये था कि फ्रेडमैन का काइल से क्या संबंध है। इस आंसर की खोज में सब लोग विश्वविद्यालय पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक तस्वीर दिखती है जिसमें फ्रेडमैन अपने छात्र के साथ खड़ा था। उन छात्र में काइल भी था। लेकिन जब वे फ्रेडमैन की सहायक से काइल के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उसने बरसों तक फ्रेडमैन के साथ काम किया, पर उसने कभी काइल को नहीं देखा। इसके बाद ये लोग काइल का स्मृति परीक्षण करते हैं। हर परीक्षण में काइल 100% अंक लाता है। सहायक ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो बताती है कि जब वो फ्रेडमैन के साथ थी तब उससे ये एहसास हुआ था कि फ्रेडमैन इंसानी दिमाग पर परीक्षण कर रहा है। उसका कहना था कि इंसान केवल अपने दिमाग का 10% ही उपयोग करता है, पर वो ये सिद्ध कर दिखाएगा कि इंसान अपने दिमाग का 100% उपयोग कर सकता है। ये सब सुनकर सबको लगता है कि शायद काइल भी फ्रेडमैन के इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा, तभी वो इतना असाधारण है और शायद इसी वजह से फ्रेडमैन की मर्डर भी कर दी गई। विश्वविद्यालय में उन्हें फ्रेडमैन के कुछ कागज भी मिलते हैं। उन पर वही चिन्ह बना था जो क्राइम सीन पर मिला था। इतना ही नहीं, उन कागजों पर बार बार एक ही अंक लिखा गया था। सबको लगता है कि ये कोई स्थान निर्देशक हो सकते हैं। अब ये जानने के लिए कि ये अंक किस जगह को दर्शाते हैं वे उसकी खोज में लग जाते हैं। तभी लोरी के पास स्टीफन का फोन आता है। वो पूछता है तुम सब कहाँ हो। तब लोरी सारी बातें बताकर कहती है कि हमें इन स्थान निर्देशकों के बारे में पता लगाना ही होगा। अब स्टीफन भी उन अंकों का मतलब जानने में लग जाता है। कुछ देर बाद वो दोबारा लोरी को फोन करता है और बताता है कि ये नंबर्स एक्चुअली एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मिलिट्री के कंट्रोल में है। मतलब क्लियरली ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ सिक्योरिटी फुल टाइट होती है। सच जानने के लिए काइल खुद ही वहाँ तक पहुँच जाता है। वो सिक्योरिटी क्रॉस करके अंदर तक घुस जाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ काइल की कराटे ट्रेनिंग काम आती है। फाइट करते करते वो उस आदमी का मास्क उतार देता है और सामने आता है टॉम फोर्स। हाँ, वही बंदा जिसे काइल ने फ्राइडमैन को गोली मारते
हुए देखा था। टॉम फॉस उसे धमका के बोलता है, अगर जिंदा रहना है तो चुप रहो, अपना पास्ट जानने की कोशिश की तो तुम्हारी न्यू फैमिली खतरे में पड़ जाएंगी। और जाने से पहले फॉस एक और वार्निंग देता है, अगर तुमने अपनी ट्रूथ सर्च करनी बंद नहीं की तो तुम्हारी फैमिली खत्म कर दिया जाएगा। और बस दोस्तों, यहीं पे खत्म होता है इस कहानी का फर्स्ट पार्ट। अब असली सवाल ये है, काइल का पास्ट है क्या और उसके पास ऐसे पावर्स आई कहाँ से? ये सब हमें मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट्स में लिखना मत भूलना, नेक्स्ट पार्ट।